वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 10th की हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपसे चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो आज बारी है लेसन नंबर 2 की, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। साथ में आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं मैंने जो बनाए हैं, काफ़ी मेहनत से बने हैं, वो वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो उस नोट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बच्चे, जिससे आपको एक रिवीजन हो जाएगी। उस रिवीजन के लिए पहले आपको जो है चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वो नोट्स समझ आएंगे। तो उस नोट्स के लिए आपको फेसबुक पेज लाइक करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा, 1789 में हुई थी। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, किस तरह हुआ। पहले तो निरंकुश जो शासन था वहाँ पर, फिर वहाँ पर राष्ट्रवाद का निर्माण किस किस तरीके से हुआ, क्या क्या इसमें हमें देखने को मिला, तो ये सब इस वीडियो में है। देखिए, अगर आप मध्य 18वीं शताब्दी के यूरोप में नक्शे को देखें तो हमने देखा कि वहाँ पर राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं। कौन कौन से हैं आज, ये आपको याद रखना है। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये नाम हम आज भी पढ़ते हैं और आज भी हैं। तब उसकी जगह पर क्या था, राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। ये तब की बात हो रही है जब 18वीं सदी में यूरोप की यहाँ पर बात हो रही है कि उस समय ऐसा वहाँ पर हमें देखने को मिलता था, राजशाहियों में, डचियों में और कैंटनों में, जो आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो हम देखते हैं। पूर्वी और मध्य यूरोप जो थे वो निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। ये आपको बच्चे याद रखनी है कि कौन से जो इलाके कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, तो वो पूर्वी और मध्य यूरोप थे। अब इनमें ऐसा क्या खास बात थी, इनमें ये बात थी कि इसमें तरह तरह के लोग रहते थे। वो तो हर जगह ही रहते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और सबकी ही अपनी एक सामूहिक पहचान भी होती है, जैसे हमारी भी है। किसी समान संस्कृति का ये भागीदारी नहीं मानते थे उस टाइम, ऐसा नहीं होता था, आज मानते हैं। अब अलग, यहाँ पर मैंने बोला कि तरह तरह के लोग हैं, तो तरह तरह की भाषाएं भी होंगी, तरह तरह के जाति समूह भी होंगे। ठीक है, तो इसमें ये बिल्कुल ऐसे कॉमन सी बात है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। उदाहरण लेना है हमने यहाँ पर ऑस्ट्रिया और हंगरी का, यहाँ पर बताया गया है। ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था, उसमें ऐसा खास क्या था। उसमें यूं था कि ये अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था और जन समूह को जोड़कर ये बना था। बहुत सारे समूह थे, ठीक है, और वो जन मतलब कि लोगों के थे, तो बहुत सारे समूह मिलकर कि ये बना और अलग अलग क्षेत्रों में इन समूह को क्या किया, बांट दिया गया। ये किस राज्य में हुआ, सॉरी साम्राज्य में हुआ, हैब्सबर्ग में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस साम्राज्य में किस तरह के लोग जुड़े हुए थे, तो ये यहाँ पर बताया गया है और ये आपको याद रखना है। एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलॉर्ड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था। ठीक है, तो ये हमने चीज़ याद रखनी है कि एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेलैंड जैसे इलाकों में बोहेमिया भी शामिल था। जहाँ पर क्या था कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा जो है ज़्यादा बोलते थे। ठीक है, और हैब्सबर्ग साम्राज्य में कौन कौन सी प्रांत जो थे शामिल थे, तो वो थे लॉम्बार्डी और वेनेशिया, और इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो जो नाम मैं आपको बता रही हूँ, इनको 4 बार बोलिए तो ये आपको चीज़ याद हो जाएगी। और हंगरी में मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, वो नोट्स आप ज़रूर देखिएगा। कि जैसे कि यहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य लिख दिया और उसके सामने लिख दिया कि कौन कौन से जो हैं भाषी जो प्रांत शामिल थे। हंगरी में क्या क्या बोला जाता, हंगरी में बोला जाता था मैग्यार भाषा बोलते थे। ठीक है, जबकि बाकी लोग जो थे वो विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। आधे लोगों की यह बात हो रही है, यहाँ पे पूरे लोगों की बात नहीं हो रही है, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, गालिसिया में कुलीन वर्ग जो था पोलिश भाषा बोलता था। अब गाली गाली को क्या किया गया, कुलीन वर्ग बोलते हैं, उच्च लोग बोलते हैं, और उनको पोलिश करके बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूलोगे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा जो थी, रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे।
ठीक है। ये तो हमने कुलीन वर्ग की बात करी कि वो कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सी भाषा नहीं बोलते थे, संस्कृति कैसे थी, फलाना ढिमकाना, हमने इतना कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि जो कि खेती करने वाले लोग थे कि वो किस अवस्था में थे। गाइस, वो अधीन अवस्था में रहते थे, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये याद रखना है कि कहाँ पर कैसे था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोलो में स्लोवेंस, ठीक है। स्लोवॉक मतलब वॉक मतलब स्लो करो उत्तर में जाकर, कॉर्निलियन में आप स्लोवेंस करो, दक्षिण में क्रोएट करो, पूर्व की तरफ आप ट्रांसवेलियन में रहने वाले जो राउमन लोग हैं, ये इसका बारे में बताया गया है कि इस जगह पे जो थे ये लोग, खेती करने वाले जो लोग थे, ये अधीन अवस्था में थे। बच्चे ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ में ट्रिक लग सकती है, कुछ में ट्रिक नहीं लग सकती। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। ये जो सब कुछ आपको मैंने अभी बताया है कि ये ऐसा कुछ नहीं था कि हम किसी राजनीतिक एकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इस तरह के समूह को आपस में बांधने वाला जो तत्व था ना, केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी कि वो किस तरह वो अपने सम्राट के लिए काम कर रहे हैं, इधर बांट रहे हैं, भाषा को बांट रहे हैं, खेती करने वाले लोगों को बांट रहे हैं, उत्तर में कुछ और है, पूर्व में कुछ और है, दक्षिण में कुछ और है। तो ये सब किस लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सम्राट के प्रति निष्ठा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये पुटअप होता है, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। इसको बताने से पहले जो यहाँ पर मेन आपको बताया गया है, ये नोट्स में भी आपको मिलेगा, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो आपको याद रखनी है, और नेपोलियन के बारे में आपको अब आगे पता लगेगा, लेकिन हम अभी पढ़ लेते हैं। जो आपको याद रखना ही रखना है, महत्वपूर्ण है, ये पहले ही कह दिया गया है। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। नेपोलियन युद्धों की यहाँ पर शुरुआत हुई थी 1797 में। ठीक है। 1814 से 15 के बीच में नेपोलियन का यहाँ पर पतन हो गया था। 4 जनों ने इसको हराया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और वियना शांति संधि भी हुई 1814 और 15 में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं अभी समझाऊंगी। ठीक है। 1821 में क्या हुआ, 6 साल बाद लगभग, कि यूनानी स्वतंत्रता के लिए जो था संघर्ष यहाँ पर चालू हो गया था। अब 1848 में क्या क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों की, औद्योगिक मजदूरों की, किसानों को बगावत हुई। यहाँ पर मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधियात्मक सरकार के गठन की मांग करता रहा। इतालवी जो भाषा होती है, जर्मन भाषा, मैग्यार भाषा, पोलिश भाषा, चेक आदि राष्ट्रीय राज्यों की मांग करते हैं। ठीक है। 1859 से 70 के बीच में क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको चीज याद रखनी है। और जर्मनी का एकीकरण भी, ये भी आपको याद रखना है। 1866 से 1871 के बीच में हुआ था, 1 साल बाद ये बंद हो गया था, मतलब खत्म हो गया था, और शुरुआत जो है इसी के बीच में हुई थी। ठीक है। तो 1859 से 71 का जो बीच का समय है, वो आपको चीज याद रखनी है। इटली का एकीकरण हुआ था और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, 1905 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो चीजें आपको याद करनी ही है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। कोशिश करूंगी कि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसकी ट्रिक भी समझा सकूं, कि जिससे आपको आसानी हो। फिलहाल अभी आप ये याद रखिए। बढ़ते हैं हम आगे। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसमें क्या था, इसमें यह था कि कुलीन वर्ग की तो बहुत ज्यादा, मतलब इसमें कुछ देखने को मिला कि वो भाषा भी अच्छी बोलते थे, रहन सहन भी उनका अच्छा था। ठीक है। और जो नया मध्य वर्ग था, तो मध्य से तो आप जान नहीं सकते कि उनके साथ कितनी तंगी रही होगी। चलिए बढ़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो था वो कुलीन वर्ग था, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। ठीक है। ये जो था जमीन का मालिक था, कुलीन वर्ग जो थे जमीन के मालिक थे। और जो इसमें जो जीवन शैली थी ना गाइज, वो सांझी थी बच्चे, ये आपको याद रखना है। जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार जो व्याप्त था, जैसे मान लीजिए वो एक क्षेत्र में रहता है, कोई मालिक जो है क्षेत्र में रहता है, उसने उसको विभाजित कर दिया तो उसके वो आर पार ही था, आर पार ऐसे करके वो व्याप्त था। अब ग्रामीण इलाकों में जो था, मान लीजिए वो आर पार है, एक जगह ग्रामीण हुआ, एक जगह शहरी हुआ, तो उसमें क्या था, जो ग्रामीण इलाकों में थे, जो जायदाद में और शहरी हवेलियों के वो क्या थे, मालिक थे। ठीक है। एक तरफ शहर, एक तरफ ग्राम, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। राजनीतिक कार्यों के लिए हम उच्च वर्गों के बीच क्या यूज करते थे, फ्रेंच भाषा का, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम क्या यूज करते थे उस टाइम उच्च वर्गों के लिए, तो हम उस टाइम फ्रेंच भाषा का यूज करते थे। और वो जो एक दूसरे से जुड़ते थे, वो किस कारण से जुड़ते थे, वैवाहिक बंधनों से जुड़ते थे।
अब मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से बहुत ही छोटा था, मतलब काम तो इसने बहुत बड़े बड़े दिखा दिए, लेकिन ये जो था बहुत ही छोटा था। और जो इसके जनसंख्या थी वो अधिकांश लोग इसमें कृषक थे, ठीक है। पश्चिम में जो ज्यादातर, ये आप चीज याद रखिएगा बच्चे, पश्चिम में ज्यादातर जमीन जो थी किराएदार और छोटे काश्तकार जो है खेती करते थे, ये काम पश्चिम में होता था, ठीक है। फ्रांस पश्चिम इस तरह याद कर सकते हैं। और पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि जो विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूधास खेती करते थे। पश्चिम में क्या काम होता था, जमीन को किराए पर दे दी है, छोटे काश्तकार वहां पर खेती करते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में क्या होता था कि जागीरों में उनको बांटा जाता था और भूदास क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है। अब बात करेंगे हम पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में क्या था। इस दौरान क्या हुआ गाइस कि पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से जो है शहरों का विकास जो है वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। इस टाइम जो है बहुत ज्यादा उत्पादन शुरू हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, वाणिज्यिक वर्ग भी जो है बहुत ज्यादा उदय हुए, जिनसे क्या हुआ, जिन अगर वृद्धि हुई है तो अस्तित्व तो कुछ उसका बेस तो रहेगा ना, किस वजह से वो अस्तित्व में आया है, तो बाजार के लिए उत्पादन पर वो टिका था कि किस तरह का मांग जो है बाजार में हो रही है, उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड था, पश्चिमी और मध्य यूरोप, ये आप चीज याद रखिएगा। इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण था वो 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हो चुका था, ये चीज आपको याद रखनी है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है नोट्स में कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी के राज्य के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। इंग्लैंड में तो हुआ 18वीं में, और फ्रांस और जर्मनी में कब हुआ, 19वीं शताब्दी में। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक जो समूह अस्तित्व में आए, बिल्कुल होगा, कॉमन सी बात है, कुछ नया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन होगा ही, और अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, ठीक है। तो सामाजिक समूह भी आए, उसमें श्रमिक वर्ग के लोग भी आए, मध्य वर्ग के लोग भी आए, उद्योगपति आए, व्यापारी हुए, सेवा क्षेत्र के लोग बने, इससे जो है एक समूह बन गया। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशक था, बहुत ही छोटा था। 19वीं सदी में तो क्या आरंभ हो गया था, फ्रांस और जर्मनी का औद्योगिकरण बहुत चरम सीमा पर था, लेकिन इन समूह का आकार जो था वो अंतिम दशकों भी छोटा था। कुलीन विशेषाधिकार, जो उनके विशेष अधिकार थे वो समाप्त होते गए। शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता के जो है विचार लोकप्रिय हुए। यानी आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आ भी सकता है कि कब आपको लगा कि जो कुलीन विशेषाधिकार है वो समाप्ति पर थे, तो 19वीं सदी के अंतिम दशक तक, ठीक है। और 19वीं सदी की स्टार्टिंग में आपको फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में जो कह सकते हैं औद्योगिकरण बढ़ा, और इंग्लैंड में बढ़ा 18वीं में, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी राष्ट्रवाद, तो हम तो पहले ये जानेंगे ना कि उदारवादी होता क्या है। उदारवादी यानी क्या, लिबरलिज्म, जिसका कह सकते हैं लातीनी भाषा के मूल लाइबर पर जो था आधारित था, जिसका क्या अर्थ था, आजाद। ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अब जो नए मध्यम वर्ग थे, जो इनके बारे में मैंने अभी बात करी, वो क्या समझते थे उदारवादी का मतलब, वो समझते थे कि व्यक्ति के लिए आजादी है और कानून के समक्ष जो है गाइस सबकी बराबरी है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, और ये काम जो था फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का क्या था, पक्षधर था। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। 19वीं सदी के उदारवादी जो थे गाइस, वो निजी संपत्ति के स्वामित्व की भी अनिवार्यता पर क्या देते थे, बल देते थे। उनको यूं लगता था कि जो निजी संपत्ति है वो हमारी है और इसके अलावा वो किसी की भी नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि उस टाइम की जो कानून के समक्ष जो है बराबरी का विचार सबके लिए था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो गाइस इसमें क्रांतिकारी फ्रांस था, वो उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि सभी को मत देने का अधिकार था, या ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को ही ये हासिल था। जो संपत्ति विहीन, जिनके पास संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से यहाँ पर क्या
जो है वंचित रखा जाता था केवल थोड़े समय के लिए। अब आपको ये चीज याद रखनी है बच्चे कि केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार जो था प्राप्त था। जैकोबिन शासन के समय ये सब कुछ था, लेकिन नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार जो है वापस आ गई। ये चीज याद रखनी है आपको, जिससे कि उससे क्या हुआ, संहिता जो पुणे दोबारा वापस आ गई नेपोलियन की, उससे क्या हुआ कि महिलाओं को तो अवयस्क दर्जा दे दिया और उनको पिता और पतियों के क्या था अधीन कर दिया। और संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कब से कब तक रहा और किस दौरान रहा, कैसे हुआ। तो 19वीं सदी से 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में। अब बात करेंगे हम गाइस आर्थिक क्षेत्र की। ओके, आर्थिक क्षेत्र में क्या था? आर्थिक क्षेत्र में ये था कि उदारवाद जो थे बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के ये पक्ष में था। ठीक है, ये काम सिर्फ और सिर्फ उदारवाद ही कर सकते थे और उनके लिए यूं था कि नियंत्रण जो भी उन पर लगाया था कि वो सब कुछ खत्म हो जाए। और 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषा का हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो मध्य वर्गों की तो जोरदार थी ये मांग कि आर्थिक क्षेत्र में ये सब कुछ हटाया जाए। ठीक है, हड़बड़ाहट इसलिए हो रही है गाइज, आपको पता है मेरी छोटी सी बेटी है तो वो मेरे साथ है, तो इसी वजह से हड़बड़ाहट हो जाती है। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। आइए अब हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषी इलाकों का जो है उदाहरण लेते हैं। क्या था इसमें? नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। याद रखिएगा, इसको कोई भी वियना जो कांग्रेस है उसमें भी इसको तोड़ा नहीं गया था। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इस महासंघ को कोई तोड़ पाया। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और क्या थी, नाप तोल प्रणाली थी। इन 39 राज्यों की अपनी नाप तोल क्या थी, प्रणाली थी। ठीक है, 1833 ईस्वी में हैम्बर्ग ने न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कितने नाकों से गुजरना पड़ता था, 11 सीमा शुल्क से उसको गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% जो है सीमा शुल्क उनको देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार ही जो थे लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में जो क्या था, समय लगता था। ठीक है, मसलन कपड़े को नापने का जो पैमाना था वो LA था। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो पैमाना कौन सा था, पैमाना था LA, जिसकी लंबाई थी जगह बदलने के साथ साथ क्या होता था, घटती बढ़ती थी। अगर 1 L कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.60 सेंटीमीटर मिलता, मेंज में 55.1, न्यूरेमबर्ग में 65.6 और फ्राइबर्ग में 53.5। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है और कितना घोटाला था उस वक्त। ठीक है, नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां पर जो नया वाणिज्यिक वर्ग था वो क्या चाहता था, जहां पर वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन जो था बाधा रहित हो, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, चाहे लोगों के द्वारा हो, पूंजी से हो या वस्तु से हो। इस पर क्या हुआ, इस पर यह हुआ कि 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल वेराइन जो है स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य थे शामिल थे। ठीक है, जॉल वेराइन में इस संघ ने शुल्क अवरोधों को क्या किया, समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दिया, जो पहले 30 के भी ऊपर थी। याद रखिएगा, किसकी पहल पर, प्रशा की पहल पर 1834 में। और इसके अलावा रेलवे की जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, आर्थिक हितों को राष्ट्रीयकरण की सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने क्या किया, मजबूत बनाया। जो अहम योगदान हम कह सकते हैं तो वो किसका रहा है, आर्थिक राष्ट्रवाद का। अब इसमें एक चीज जो हमने पढ़नी है, अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे कि वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकसित कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद करते हैं। तो ये तो काम इनका था ही। तो क्या इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर
फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा कि जॉल वे राइन का लक्ष्य, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। ठीक है, ये इसका ही था, हमने पढ़ा अभी। वह राष्ट्र की आर्थिक हालात जितना भारी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को भी बढ़ाकर वो काम ये कर सकता है। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना है, उसको उठाना है। जर्मन लोग ये समझ गए थे कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र क्या है, जरिया है। ठीक है, इसमें एक नया शब्द आया था बच्चे, क्या है वो, रूढ़िवाद है। ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को क्या देता है, प्राथमिकता देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, हमने यहाँ तक कर लिया है। देखिए बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आप समझ सकते होंगे। ठीक है, तो जो मेरे पुराने व्यूवर हैं और सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं किस तरह वीडियो बनाती हूँ। तो अब हम बढ़ेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। इस तरह एक कैसा नया जो है रूढ़िवाद उत्पन्न हुआ। रूढ़िवाद के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है कि ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर क्या देता है, जोर देता है, तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो ये क्या था कि 1815 में ही नेपोलियन की हार के बाद ये सब कुछ जो है रूढ़िवाद की जो भावना प्रेरित थी। ठीक है, रूढ़िवाद क्या मानते थे, राज्य और समाज की स्थापित जितनी भी पारंपरिक संस्थाएं हैं, राजतंत्र हैं, चर्च हैं, सामाजिक ऊंच नीच हो गया, संपत्ति हो गया, परिवार को बनाए रखना, ये सब का सब जो था रूढ़िवाद में शामिल था। ठीक है, और जो रूढ़िवाद लोग थे बच्चे, क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, और नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया कि आधुनिकीकरण जो वो चाहता था कि ये सब ना हो। जो परिवर्तन जो चाहते थे, नेपोलियन चाहते थे आधुनिकीकरण, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में क्या था, सक्षम था। नेपोलियन को यूं लगता था कि अगर ये सब कुछ किया जाए, आधुनिकीकरण लाया जाए, तो राजतंत्र किसी ना किसी तरह एक कह सकते हैं कि मजबूती के दौर पर खड़ा होगा। वे राज्य की ताकत को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है, कारागर बना सकता है, उसे एक आधुनिक सेना दे सकता है, कुशल नौकरशाही दे सकता है, गतिशील अर्थव्यवस्था दे सकता है, सामंतवाद और बुदास्तव की समाप्ति कर सकता है, यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 1815 में मैंने आपको भी बताया है नेपोलियन की हार हुई। किसने हराया नेपोलियन को? ब्रिटेन ने, रूस ने, प्रशा ने और ऑस्ट्रिया ने। ये चार शक्तियों ने मिलकर एक नेपोलियन को हरा दिया 1815 में। अब इसके जो प्रतिनिधि थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के, ये जो प्रतिनिधि थे, एक उन्होंने समझौता तैयार करना था। मैंने आपको भी वियना के बारे में बताया था, वियना समझौता। इस सम्मेलन में क्या था कि जो मेजबानी कर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ड्यूक मैटरनिख ने की, और इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि जो थी तैयार करी। क्या उद्देश्य था कि ऐसा क्यों हुआ कि इनको ये वियना संधि करनी पड़ी? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो नेपोलियन के जितने भी बदलाव उसने अपने टाइम में किए, नेपोलियाई युद्ध के दौरान किए, तो उनको वो हटाना चाहते थे। बस मेन फोकस इनका यही था। और फ्रांस को जो है ज्यादा झटका देना था इसने। तो कैसे दिया कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया, और फ्रांस ने उन इलाकों को बिल्कुल खो दिया जिन पर फ्रांस ने कब्जा किया था और नेपोलियन के अधीन किया गया था। सब कुछ हटा दिया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दी, जिससे भविष्य में कभी भी फ्रांस जो है विस्तार ना कर सके। यानी कि 1815 के बाद फ्रांस पर एक तरह की बहुत बड़ी रोक लगाई गई। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है बच्चे। नोट्स में मैंने अच्छे से समझा रखा है, याद करने का तरीका भी वो जो कह सकते हैं कि वो ट्रिक के माध्यम से होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, नीदरलैंड में, दक्षिण में पिडमार्ट में जेनोया जोड़ दिया। ठीक है, पिडमार्ट और जोड़ दिया, ऐसे कर देना, जेनोआ। और प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का जो है नियंत्रण सौंपा गया। ठीक है, ये सब काम हुए। लेकिन नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जो एक महासंघ बनाया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया। ठीक है, और प्रशा को जो थी पश्चिमी सीमाएं दी थी ना, तो उसके साथ साथ उसको सैक्सनी का एक हिस्सा भी दे दिया गया।
क्या था इसका उद्देश्य, इतना सब कुछ किया। तो उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। ठीक है, हरा दिया, वियना संधि भी कर ली, उसमें काम भी कर दिए। नेपोलियन ने नेपोलाई युद्ध में जो जो जीता उसको भी बर्खास्त किया, फ्रांस को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। तो ये चीज़ें आपको वियना में याद रखनी है। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं जो थी निरकुंश थी। ठीक है, निरकुंश थी। 1815 में जितनी भी शासन व्यवस्था थी निरकुंश थी, और जो ये थे ना गाइज, ये आलोचना और असहमति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। ठीक है, अब ये क्या करना चाहती थी, जो भी गतिविधि इनके विरुद्ध थी ना, वो उनको वैधता पर उनके सवाल उठा देती थी। ज्यादातर सरकारों ने क्या किया उस टाइम, सेंसरशिप के नए नियम बना दिए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगना था जिसको फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार जो उसमें झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की समृद्ध जो उदारवादियों को लगातार जो है प्रेरित कर रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी बच्चे ये हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति की जितनी भी सीमा थी, जितना भी वो उनको प्रेरित कर सकते थे, उन्होंने किया। और नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए जो मुख्य मुद्दे था गाइस, इसमें क्या था, प्रेस की आजादी। तो ये चीज आपको याद रखनी है गाइज। ये बिल्कुल हमारा लास्ट जो कह सकते हैं टॉपिक आ गया है, क्रांतिकारी। मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, बच्चा मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, और वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखिए 3rd चैप्टर अब हमारा आ गया है, तो इसके स्टार्टिंग में ही मैं आपको करवा दूंगी, क्रांतियों के युग से पहले पहले ये आपको टॉपिक करवा दूंगी। तो जरा सा भी आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज अब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिएगा, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कीजिएगा, तभी आपको मेरे नोट्स मिलेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी अगली भी। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।